अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों की दुनिया में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नशर जैदी। वर्ल्ड कप 2020 ट्रॉफी पाकिस्तान आ चुकी है और हम अगले 10 माह तक वर्ल्ड चैंपियन है। पूरी कौम जो है इस जीत के नशे में सरशार है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी होटल में, चाय की दुकान पर, किसी आम आदमी से बात करें, हर कोई यूनुस खान 11 के गुण गा रहा है और कौम बहुत खुश है। पूरी कौम मुत्तहद हो चुकी है कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। लेकिन नाज़रीन, जहां ये वर्ल्ड कप हमारे हाथ आया है वहीं पर एक और वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया। मैं आपको बताते चलूं कि कल लंदन में आईसीसी की मीटिंग हुई जिसमें तय पाया कि 2011 के वर्ल्ड कप में जो 14 मैचेस पाकिस्तान में होने थे वो मैचेस अब एक बार फिर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में खेले जाएंगे और पाकिस्तान एक बार फिर इन मैचेस की मेज़बानी करने से महरूम हो गया। ना सिर्फ ये कि मैच अब पाकिस्तान में नहीं होंगे बल्कि पाकिस्तान बोर्ड ने ये रिक्वेस्ट की थी, ये तजवीज़ पेश की थी कि ये मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में हो, लेकिन वहाँ भी अब ये मैचेस नहीं होंगे। इस पूरी सूरत हाल में जो दिलचस्प पहलू है नाज़रीन वो ये कि एक ऐसे वक्त में कि जब इतनी अहम मीटिंग आईसीसी के हेडक्वार्टर्स लंदन में होनी थी, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एजाज भट्ट साहब उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो इस्लामाबाद में मौजूद थे पाकिस्तान टीम के साथ, जहां वो सदर और वजीर आजम की जानिब से दिए गए इशाइयों में टीम के साथ शरीक थे। अब इस पूरे सिनेरियो में दो बातें सामने आती हैं। या तो एजाज भट्ट और उनकी टीम जो थी वो इस बात पे कन्विंस हो गए थे कि उनकी बनाई हुई प्लानिंग और उनकी जो कानूनी जंग है वो गैर मौसर साबित हुई है और अब वो यकीनी तौर पर हार जाएंगे, या फिर उन्हें सदर और वजीर आजम से मिलने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। बहरहाल इसी मौजू पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। उनका नाम और उनके काम कौन उससे वाकिफ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंड लेग स्पिनर अब्दुल कादिर साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कादिर साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई, लेकिन आप इस टीम के कप्तान और शोएब मलिक और चंद और प्लेयर्स के हामी नहीं थे, बल्कि आपने तो ये भी कहा कि अगर यूनुस खान 1000 रन भी बना ले तब भी मैं उसको टीम में सिलेक्ट ना करूं। अब क्या कहेंगे आप? यार, पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट इस नेशन को दिया उस वक्त कि जब पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी तो थी, बड़ी अरूज पर थी। और मैं जिस दिन फाइनल हो रहा था तो मैंने कुछ चैनल्स के ऊपर लगाया तो मुझे एक बात की बड़ी मैं गौर कर रहा था कि वो लोग जिनके घर बर्बाद हुए हैं वो भी कई बड़ी स्क्रीनें लगा के, कुछ टेलीविज़न वालों ने उसका एहतमाम किया हुआ था और वो उधर जाकर और वो अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे थे कि या परवरदिगार पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाइए, वो तो हमारे गमों में कुछ कमी आ जाएगी। तो इस तरह के हालात में अगर पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला ने उसको चैम्पियन बना दिया तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक खुशी की लहर जो थी वो अभी तक है और मैं चाहता भी हूँ कि ये कंटिन्यू रहे। बाकी रही कि क्योंकि आपने वो शोएब मलिक और उनकी बात की है, मैं एक मरतबा फिर ये बात कर दूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल कादिर ने कहा, 1 इंच मैं पीछे नहीं हूँ, जो मैंने कहा मैं उसके ऊपर फर्म हूँ। लेकिन इस वक्त इनकी खुशियों को बिल्कुल भी मैं ख़राब नहीं करना चाहता किसी की। मैं एक मरतबा फिर बता दूँ कि मैंने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने बोला था कि अगर मैं फ्री हैंड होता तो मैं उसको यूनुस खान को रिक्वेस्ट करता कि 2020 मत खेलो और फिर मैं उसको 2020 में सिलेक्ट ना करता। मेरी ओपिनियन में वो 2020 का प्लेयर नहीं है। ये बात मैंने बोली, लेकिन ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि ये यूनुस खान ने सिलेक्शन कमेटी के सामने यूएई में खुद भी इस बात पे कहा था कि यार मैं तो खुद 2020 की टीम में नहीं आता हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यूनुस खान कि मैंने साथ में ये भी बोला कि उसको टेस्ट मैचेस भी खेलने चाहिए और 50 ओवर्स गेम भी खेलनी चाहिए। अब ये एक बात है, इस बात को वेरीफाई अब्दुल कादिर ने नहीं किया, यूनुस खान ने खुद ही कर दिया कि जैसे ही वो 2020 जीता उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और इसमें मैंने कोई उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, कोई बुरी बात नहीं की। एक फॉर्मर क्रिकेटर होने के नाते से मैंने अपनी ज़िंदगी क्रिकेट को दी है और मेरी अपने एक विजन है और मैं इस विजन को लेके ही जा रहा था कि वर्ल्ड कप, मैं तो ये तो एक 2020 का वर्ल्ड कप, मैं तो 2011 वाले वर्ल्ड कप के ऊपर मेरा फोकस था कि इंशाल्लाह रब ने चाहा तो ये इसमें अपना उसको हमने जीतना है। इस तरह की मेरी सोच। मैं ज़रा थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। उसके बाद जो शोएब मलिक की मैंने बात की, फिर अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, शोएब मलिक जो है मैं उसको जानता हूँ, मैं उसकी पोटेंशियल से वाकिफ़ हूँ। वो एनी टाइम छक्के मार सकता है, चौके मार सकता है, लेकिन जिस तरीके के साथ वो यूएई में खेला और वो 20-20 ओवर खेला, 22-22 रन उसने किए और उसके बाद आउट होकर वो चले जाता था। तो मैंने अपने विजन के साथ जो उसको देखा तो मैंने कहा मैं उसको भी पनिश करता और मैं 2020 में उसको भी ना रखता। तो ये बात जो थी, देखिए बात होती है कि किसी के साथ कोई अदावत नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी कोई मैल नहीं होना चाहिए। अगर मैं उम्र में बड़ा हूँ और मैं चीफ सेलेक्टर भी हूँ तो हमने कई बंदों को आपके सामने, मैंने नासिर जमशेद को टीम से निकाला, उसने परफॉर्म किया, वापस बुला लिया। फवाद आलम ने को मैंने निकाला, उसने
परफॉर्मेंस किया तो मैं उसको वापस बुला लिया, आपके सामने सुहेल तनवीर को ड्रॉप किया, शाहिद अफरीदी को ड्रॉप किया, लेकिन वापस लेके आए। तो एक तरीक़ेकार, हर आदमी का एक तरीक़ेकार होता है। मैं एज ए चीफ सेलेक्टर समझता हूँ कि इन बंदों को जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर आप उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको टो पे नहीं रखेंगे। देखिए अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ कि वो लोग जो थे, जितने जो कि कुछ दिलों में कोई मैल भी रखते थे, इकट्ठे हो गए अल्लाह की मेहरबानी से, और उन्होंने एक जान होकर खेला और रब ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी नहीं थी कि पाकिस्तान टीम के अंदर मैं जान डाल दूं इस तरह? नहीं, मैं ऐसे ही जी कोई जो अनड्यू या वो जो बातें होती हैं, मैं क्रेडिट उन चीज़ों का बिल्कुल नहीं लेता हूँ। मैं एक बहुत फेयर किस्म की सोच रखने वाला आदमी हूँ, तो जो होता है वो बात है। ऐसा तासुर क्यों चला? आपने आप एक अच्छा किया कि आपने सारा क्लेरिफाई कर दिया, सब लोगों ने सुन भी ली होगी आपकी बात, लेकिन ऐसा तासुर है कि जी आप शायद बहुत ज़्यादा नाखुश हैं और कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जैसे आपके हाथ बंधे हुए हैं, क्रिकेट बोर्ड आपको खुल के काम नहीं करने दे रहा। क्या खिचड़ी पकड़ी थी कादिर साहब अंदर? नहीं, मैंने तो अपने 3 लफ्ज़ मुझे अभी भी याद है जो जिससे मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, वो 3 लफ्ज़ मैं फिर दोहरा देता हूँ। मैंने कहा जी कि इज़्ज़त, और उसके बाद अपना एक इज़्ज़त थी, और एक मैंने कहा आज़ादी से काम नहीं करने दिया गया, और दूसरा ये था कि अगर मैं किसी बच्चे को इंसाफ नहीं दिला सकता हूँ तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर है कि रास्ते जो है जुदा कर लिए जाए। देखिए हम मुसलमान हैं, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर उन्होंने हिजरत की तो ये भी एक मुसलमानों की एक चीज़ है सोचने वाली कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जगह पर रह के तो या तो यह है कि उसी तरह के हो जाए या फिर हिजरत कर जाए, उससे अलहदा हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने 8 माह जिस तरीके के साथ 6-8 माह काम किया, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से जो टीम लिखवाई, सिर्फ 6-8 माह में, वो पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं हुआ कि वो टीम रब ने उसको दुनिया की चैम्पियन टीम बनवा दिया। तो इससे कम इज़्ज़त और क्या हो सकती है कि अगर क्रिकेट बोर्ड ने मेरी कदर नहीं की तो मेरे रब ने तो मेरी कदर कर दी ना। कादिर साहब, किसने आपको काम से रोका? आपने चेयरमैन साहब का भी नाम लिया, आपने इंतखाब आलम साहब का नाम लिया, आपने यावर सईद साहब का भी नाम लिया। क्या सब लोग मिलकर आपको काम करने से रोक रहे थे? क्या वजह थी? आप इतने लेजेंडरी प्लेयर हैं, आपके टैलेंट से लोग खाइफ हो गए थे क्या? यार असल में मैं फिर वही कहूँगा कि अगर इन सवालात को कभी फिर इसके ऊपर डिबेट की जाए तो बेहतर है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों के नाम लिए, मैं उन लोगों के नाम दोबारा ले सकता हूँ। जो मैंने कहा मैं उसके ऊपर फर्म हूँ, बिल्कुल वो बातें जो मैंने कही हैं, मैंने सिर्फ अपनी कौम को उनके चेहरे दिखाए हैं कि वो लोग थे कि जो उससे पहले मैं उनको बहुत कदर की निगाह से देखता था, मेरे बड़े दोस्त थे वो लोग। और जब मैंने उनसे काम किया तो मुझे फिर वो सुन्नत याद आई कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने किसी को देखना है तो उसके साथ सफ़र करो। सफ़र करने का मतलब है कि उनके साथ बैठो और उनके साथ गिव एंड टेक करो, तो आपको पता चलेगा कि वो आदमी कैसा है। तो जब मैं उन लोगों के साथ मैंने थोड़ा सा सफ़र किया, मैं थोड़ा उनके साथ जब हुआ तो मुझे समझ लगी कि उनका ऊपर का रूप क्या है और अंदर का रूप क्या है। मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं, आप मुझे ये बताएं कि शुएब अख्तर एक हमारा ग्रेट प्लेयर, जो ज़्यादती उसके साथ की गई, क्या आप लोग बोले? क्या अखबार वाले उसके लिए बोले? कौन बोला उसके लिए? और किस तरीके के साथ उसको ड्रामेटिकली आउट कर दिया गया? ठीक है, अब बात यह है कि इसके लिए क्या जो बात मैंने आपको बोली कि इंतखाब आलम एंड यावर सईद, तो मैं ये बात कहता हूँ कि दुबई के अंदर जब 2020 की टीम अनाउंस होनी थी, एक रात पहले इंतखाब आलम मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे ये कहते हैं कि कल शुएब अख्तर जो है उसको टीम में नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले उससे मेरी यावर सईद से बात होती है और यावर सईद भी मुझे कहता है कि उसको टीम में नहीं होना चाहिए। क्या ये बुजुर्ग लोग जो हैं, इनको ये सूट करता है कि ये सियासत और प्लानिंग के साथ किसी ग्रेट प्लेयर को बाहर कर दे? मैंने उनको जो जवाब दिया था इंतखाब आलम को, जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको बोला कि सुबह जब मीटिंग होगी उसमें कैप्टन भी बैठेगा, सिलेक्टर भी होंगे, तो मैंने कहा वहाँ पे बैठ के एक बात करें, लेकिन इस तरीके के साथ अननेसेसरली किसी आदमी को टीम से बाहर मत करें। अब अगर वो बड़ा आपने अहम पॉइंट रेस किया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आके कादिर साहब से इस इशू पर बातचीत जारी रखेंगे।